हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं अजित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो के अंदर, जिसमें आप लोग पढ़ने वाले हैं हॉर्नबिल बुक से चैप्टर नंबर 4 लैंडस्केप ऑफ द सॉइल, जिसमें जो राइटर है हमारी वो है नटाली ट्रॉब्रॉय। तो उन्होंने यहाँ पर कंपैरिजन दिखाया है यूरोपियन पेंटर के बीच में और साथ के साथ चाइनीज़ पेंटर के बीच में कि उनकी पेंटिंग में क्या क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो वन बाय वन यहाँ पे कुछ शॉर्ट स्टोरी भी दी गई हैं, जिनके बेसिस पे हम जिनके आधार पर देखेंगे कि दोनों टाइप्स के जो भी पेंटर होते हैं उनमें क्या डिफरेंसेंसी होती है और किस टाइप की पेंटिंग वो शो ऑफ करना चाहते हैं। तो हमारी पहली जो स्टोरी स्टार्ट होती है, अ वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर वुडहाउसी। तो पहला पेंटर है वुडहाउसी, जो कि जिसके बारे में एक मशहूर किस्सा है। हु लिव्ड इन द 8th सेंचुरी। बात कब की है? 8वीं शताब्दी की। His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Zhuangzong to decorate a palace wall। तो उसकी जो लास्ट पेंटिंग थी वुडहाउसी की, वो एक लैंडस्केप की पेंटिंग थी। लैंडस्केप का मतलब होता है एक ऐसी सीनरी जिसमें आपको नेचर को दिखाते हैं, जिसमें आपका माउंटेन होता है, वाटर होता है और भी दो चार चीज़ उसमें ऐड की जाती है नेचुरली। तो ये पेंटिंग बनाने के लिए उसे कहा था टैंग एम्परर, जिसका नाम कि जुआंगजोंग था। क्यों कहा गया था? बिकॉज ऑफ वो अपने डेकोरेट करना चाहता था महल की दीवार को, पैलेस की दीवार को। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड द स्क्रीन। अब मास्टर कौन? पेंटर। तो पेंटर जो वुडहाउसी था उसने अपने काम को, अपने उस पेंटिंग को छुपा के रखा था एक पर्दे के पीछे। सो ओनली एम्परर वुड सी इट, क्योंकि वो चाहता था कि कौन देखे सिर्फ इसे? एम्परर, मतलब जुआंगजोंग ही सिर्फ पेंटिंग को देख पाए। फॉर अ लॉन्ग वाइल द एम्परर एडमायर द वंडरफुल सीन। तो काफ़ी समय तक क्या हुआ, उसकी खूब तारीफ़ की। किसने? जुआंगजोंग ने। उसके अंदर जो सीन बनाए थे, कौन कौन से सीन थे वो? डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स, वाटर, क्लाउड फ्लोटिंग इन द इमसीन स्काई, मैन ऑन हिली पाथ्स, बर्ड इन फ्लाइट। तो ये सारी चीज़ें थी। जैसे हमने वन बाय वन समझ लेते क्या क्या उसमें क्या दिखा। फॉरेस्ट, जंगल थे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, झरने थे और बादल थे आसमान में। और जो लोग थे वो कहाँ जा रहे थे भाई? पहाड़ों की तरफ चढ़ते हुए। और बर्ड थे, फ्लाइट मतलब उड़ रहे थे। तो क्या कहा वुडहाउसी ने? लुक सर, सेट द पेंटर। तो पेंटर ने कहा किसको? एम्परर को। इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन ड्वेल अ स्पिरिट। तो उसने दिखाते हुए, किसने? वुडहाउसी ने किसको? जुआंगजोंग को कहा कि देखिए सर, इस गुफा के फुट पर, मतलब कि माउंटेन के नीचे की तरफ क्या बना रखी है? केव है। केव मतलब कि गुफा है, ठीक है, जिसके अंदर स्पिरिट मतलब कि एक आत्मा रहती है। ड्वेल का मतलब होता है रहना। तो इसके अंदर क्या? एक आत्मा रहती है। द पेंटर क्लैप्स हिज हैंड, द एंट्रेंस टू द केव ओपन। तो तभी क्या किया? जो पेंटर था उसने थाली बजाई और गुफा का जो दरवाज़ा हो जाता वो खुल जाता है। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड कैन कन्वे। और वो साथ के साथ ये बताता है कि इसके अंदर एक बहुत ही शानदार दुनिया है जिसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। ये कौन कहता है? पेंटर वुडहाउसी जुआंगजोंग को। प्लीज़ लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे। द पेंटर एंटर द केव बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम एंड बिफोर द एस्टोनिश एम्परर कुड मूव और अटर अ वर्ड द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल। तो पेंटर ने कहा देखिए मैजेस्टी, माय लॉर्ड, मैं आपको आगे दिखाता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। तो क्या होता है, वो जो ताली बजाने से गेट खुला था किसका? केव का। अब ये सारी बातें पेंटिंग की है। पेंटिंग के अंदर घुसने वाला है कौन? पेंटर। तो वो एंटर में घुस जाता है। तो ये एक इमेजिनेशन बेसिस पे स्टोरी है, जहाँ पर पेंटर पेंटिंग के अंदर घुस रहा है। तो पेंटर तो घुस जाता है पेंटिंग के अंदर, बट तभी क्या होता है? गुफा का दरवाजा तुरंत बंद हो जाता है। और जब तक कि राजा को समझ आ पाता तब तक वो पेंटिंग दीवार से गायब हो जाती है। मतलब कौन सी पेंटिंग? जो वुडहाउसी ने बनाई थी। मतलब वुडहाउसी एंटर कर चुका है उसके अंदर और वो पेंटिंग दीवार से गायब हो जाती है हमेशा के लिए। नोट अ ट्रेस ऑफ वुडहाउसी ब्रश वाज लेफ्ट। अब कोई भी उसमें सबूत, कोई भी प्रमाण, कोई भी ऐसा कहते हैं ना क्लू नहीं बचा उसका जो वहाँ पे छूटा हो सिवाय उसके ब्रश के। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन द वर्ल्ड। और तब से वो व्यक्ति कौन? वुडहाउसी कभी भी नहीं दिखा इस दुनिया के अंदर। तो ये पहली स्टोरी थी। अब आगे देखिए क्या लिखा है। सच स्टोरी प्लेड अ इम्पोर्टेंट पार्ट इन चाइना क्लासिकल एजुकेशन। तो आपको पता चल चुका होगा ये कहानी चाइना से बिलोंग करती है। तो ऐसी ही जो चाइना की जैसी जो स्टोरी है, चाइना के क्लासिकल एजुकेशन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाती है।
द बुक ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जुआंगी। तो दो ये ऑथर है वहाँ के, कन्फ्यूशियस एंड जुआंगी। तो उनकी किताबों में ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आपको मिल जाएगी। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल इन द राइट डायरेक्शन। और ये कहानियाँ क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा मददगार होती है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है मास्टर्स के लिए, मतलब टीचरों के लिए, ताकि वो अपने शिष्यों मतलब स्टूडेंट्स को सही डायरेक्शन में, सही रास्ते पर ले जा सके। बियॉन्ड द एनिकोडेट, एनिकोडेट का मतलब होता है छोटे छोटे किस्से, ठीक है। तो इस किस्से के अलावा दे आर डीपली रिलीव्ड ऑफ द स्पिरिट विच आर्ट आर द कंसिडर। तो इसके अंदर जो कहानी की बात की गई है यहाँ पर, कि इसमें बहुत ज़्यादा गहराई से रिवील्ड किया गया कि इसको आत्माओं को, मतलब आत्मा के बारे में दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है। कि जो वहाँ पे किसके बारे में बात की गई है इस आर्ट के अंदर, स्पिरिट के बारे में। कंट्रास्ट द स्टोरी, कंट्रास्ट का मतलब होता है कंपैरिजन। तो कंपैरिजन करना स्टोरी को और अनदर फेमस वन अबाउट द पेंटर वो वुडंट ड्रॉ द आई ऑफ अ ड्रैगन ही हैड पेंटेड। तो स्टोरी को एक कंपैरिजन करना है एक ऐसे पेंटर के साथ जो कि बहुत ज़्यादा फेमस होता है, और वो एक ड्रैगन बनाता है, पर ड्रैगन की आँख नहीं बनाता है। क्या करता है वो पेंटिंग में, क्या बनाता है ड्रैगन, पर ड्रैगन में उसकी ड्रैगन की आँख नहीं बनाता। अब क्यों नहीं बनाता देखते हैं। फॉर फियर इट वुड बी फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर मैं ड्रैगन की आँख बना दूंगा तो पेंटिंग से बाहर निकल करके आ जाएगा। विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेस्टर्न पेंटिंग। तो ऐसे ही अब ये हो गई, दो स्टोरी हो गई, दो हो गए हमारे यहाँ पे। तीसरा स्टोरी बताने वाली है कौन, हमारे नटाली। तो यहाँ पे जो स्टोरी है उनके नेटिव फ्लैंडर से, नेटिव जगह मतलब अपने संबंधित जगह से, और नेटिव प्लेस कहाँ है उनका, फ्लैंडर। फ्लैंडर क्या जगह का नाम है, नेटिव का मतलब होता है जहाँ उनका पैदा हुई है, ओके। तो बहुत ही ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव वेस्टर्न स्टोरी के बारे में बताने वाली है वो, वेस्टर्न पेंटिंग को लेकर के। अभी हम एशियन पेंटिंग की बात कर रहे थे, एशिया, क्योंकि जो चाइना है वो एशिया के अंदर है, और अब यूरोप की बात होने वाली है। तो ये वेस्टर्न पेंटिंग की बात करेंगे अगली स्टोरी के अंदर। तो स्टोरी होती है कब की, इन 15th सेंचुरी एंटवर्प अ मास्टर ब्लैकस्मिथ कॉल्ड क्विंटन मैडसिस फेल इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर। तो 15वीं शताब्दी में एंटवर्प एक क्या होता है आपका, एक जगह है एंटवर्प। कब की बात है, 15वीं शताब्दी की। तो एक ब्लैक स्मिथ मतलब कि एक लोहार व्यक्ति होता है जिसका नाम क्या होता है, क्विंटन मैडसिस। तो उसे प्यार हो जाता है एक पेंटर की बेटी से। द पेंटर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन। लेकिन जो पेंटर होता है वो एक लोहार को अपना दामाद के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहता। सो क्विंटन स्नीक्ड इनटू द पेंटर स्टूडियो एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल। तो अब जब ये बात होती है, वो नहीं स्वीकार करता उस बात को, तो वो जो क्विंटन होता है, जो लोहार होता है, वो स्टूडियो में घुसता है किसके, अपने जो भी लड़की का फादर होता है उसके स्टूडियो में जाता है, और उसके स्टूडियो में जा करके एक पैनल पर मतलब दीवार पर कहीं एक फ्लाई मतलब कि मक्खी का ड्रॉ कर देता है, मक्खी ड्रॉ कर देता है। विथ सच डेलिकेटेड रियलिज्म दैट ही मास्टर ट्राइड टू स्वेट इट अवे बिफोर ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। कि अब वो पेंटिंग बनने के बाद जब वो वहाँ से निकल जाता है तो वो पेंटिंग इतनी रियलिस्टिक होती है कि जैसे मानो कि सच में मक्खी बैठी हो। तो जो मास्टर आता है, मास्टर कौन, वो पेंटर वहाँ पर, तो उस मक्खी को वो भगाने की कोशिश करता है कि मक्खी बैठी है तो भगा देता हूँ। बट इससे पहले से कुछ समझ ही नहीं आया कि भाई, क्योंकि मक्खी तो भाई असली थोड़ी ना, मक्खी तो पेंट की है तो उड़ेगी थोड़ी ना। तो बाद में जाकर सारी चीज़ें समझ आती है। एंड क्विंटन वाज इमीडिएटली एडमिटेड एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो। तो तभी क्या है, उस क्विंटन को वहाँ पर बुलाया गया और उसको वहाँ पर उसने क्या कर लिया, अपना अप्रेंटिस बना लिया। अप्रेंटिस मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो सीखना चाहता है, मतलब हम कहें सीधी सीधी बात में शिष्य। तो उसे क्या बना लिया उन्होंने, शिष्य बना लिया, किसको, क्विंटन को। अब ये शिष्य बनाने के साथ साथ एक और चीज़ करी क्या, ही मैरिड हिज बिलव्ड एंड वेंट ऑन द बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ हिज एज। कि अब भाई उसके साथ शिष्य तो बनाए ही, साथ के साथ बेटे की शादी भी करवा दी उससे, और वो जो क्विंटन था वो अपने टाइम का सबसे फेमस पेंटर बन करके आगे आगे जाना गया। अब ये दीज टू स्टोरी इलुस्ट्रेट व्हाट ईच फ्रॉम ऑफ द पार्ट ट्राइंग टू अचीव। तो दोनों स्टोरी के अंदर कुछ अलग अलग चीज़ें दिखाई गई हैं कि वो स्टोरी के अंदर क्या क्या, कौन सी पेंटिंग क्या क्या अचीव करना चाहते हैं, मतलब पेंटर क्या क्या चाहते हैं। अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन द यूरोप
द एसेंशियल इनर लाइफ ऑफ द स्पिरिट इन एशिया। तो जो यूरोपियन पेंटिंग है, यूरोपियन पेंटिंग के अंदर क्या है, हमारी वास्तविक रियल लाइफ के बारे में चीज़ें दिखाई जाती हैं, जो कि देखो एक रियल मक्खी उसने बना दी थी जो कि एल्यूजन भ्रम पैदा कर रही थी। बट जो एशियन पेंटिंग होती है, जहाँ पे चाइना की बात हमने करी थी, तो वहाँ की जो पेंटिंग होती है उसमें इनर लाइफ की बात होती है कि पेंटिंग के अंदर भी एक अपनी दुनिया होती है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति मूव कर सकता है। अब आगे कंपैरिजन फिर दिखाया गया अगले पैराग्राफ के अंदर। इन द चाइनीज स्टोरी द एम्पेरर कमीशन अ पेंटिंग एंड अप्रिशिएट इट्स अवर आउटर अपीयरेंस। तो चाइनीज स्टोरी के अंदर हुआ ये था कि जो एम्पेरर ने पेंटिंग बनाने के लिए कहा था, पेंटिंग बनी तो उसने सिर्फ उसकी बाहरी सुंदरता की तारीफ़ की। किसकी? पेंटिंग की बाहरी सुंदरता की। बट द आर्टिस्ट रिवील्ड टू द हिम टू द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। लेकिन जो कलाकार था, कलाकार कौन? वो डाउजी, वो उसे अपने असली काम का वो अप्रिशिएशन चाहता था। असली काम का अप्रिशिएशन कब होगा अभी बताया गया। द एम्पेरर में रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कंक्यूर्ड बट ओनली द आर्टिस्ट नो द वे विद इन। कि जो एम्पेरर होता है, जो राजा होता है, जो शासक होता है, वो अपने उस सभी टेरिटरी पर राज कर सकता है, उस सभी भाग पर राज कर सकता है ज़मीन पर जो उसने जीती हुई होती है। लेकिन आर्टिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उसके सभी रास्तों को, सभी जगहों को वो ठीक से जान पाता है। क्यों? देखो उसने पेंटिंग के अंदर सारी चीज़ें बनाई हैं। यहाँ पर ये मैप के हिसाब से जैसे हम मानते हैं, ये नदियाँ हैं, ये झरने हैं, ये पहाड़ है, ये गाँव है, इस तरह की चीज़ें पेंटर बनाता है तो उसे पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है। बट राजा क्या करता है? सिर्फ अपना राजा एज अ राजा वो क्या करता है? सिर्फ वहाँ पे राज करता है। उसे नहीं पता होता किस घर में क्या हो रहा है, कहाँ पे कितने लोग, ये सारी चीज़ें वो वहाँ पे उस एग्जिस्ट करने के बावजूद भी वो चीज़ें नहीं जान पाता। मतलब कि राजा सिर्फ बाहरी चीज़ें जान पाता है और इंटरनली जो भी सारी चीज़ें हो रही वो कौन जानता है? वो कलाकार जानता है। मतलब वो जो वुडाउजी को दिखाया गया यहाँ पे। लेट मी शो द वे द डाउ अ वर्ड दैट्स मीन द बोथ द पाथ ऑफ द मैथड एंड द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स। तो यहाँ पे लेट मी शो द वे। अब लेट मी शो द वे किसने कहा था? वुडाउजी ने। तो इसमें वर्ड उठाया गया दाव। तो जो दाव एक वर्ड है अपने आप में, दाव क्या है? एक शब्द है जो कि दो चीज़ इंडिकेट करता है। पहला पाथ ऑफ द, पहला पाथ का या मेथड मतलब तरीका या रास्ता, वो रास्ता बताता है या तरीका बताता है। किस चीज़ का? किसी भी चीज़ का तरीका बताता है वो, ठीक है। एंड द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स, और साथ के साथ जो इस यूनिवर्स के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी रहस्यमयी काम हो रहे हैं उस चीज़ के बारे में बताता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें बताता है, वो रास्ता भी और साथ के साथ जो भी फंक्शन हो रहा है इस ब्रह्मांड के अंदर, यूनिवर्स के अंदर मिस्टीरियस चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में। द पेंटिंग इज़ गॉन, पेंटिंग गायब हो चुकी है। बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल, लेकिन जो आर्टिस्ट है, जो कलाकार है, वो अपने उद्देश्य में पहुंच चुका है। बियॉन्ड एनी मटेरियली अपीयरेंस, वो बिना किसी मटेरियल, मतलब मटेरियल होता है मतलब कि हमारा जो बनावटी चीज़ें होती है, जस्ट लाइक दुनियादारी कहते हैं, मोह माया, एक वर्ड सुना होगा आपने, मोह माया। तो इस मोह माया से बहुत ही ज़्यादा दूर जा चुका है कौन? वो पेंटर, क्योंकि उसकी जो एक तरह की इंटेंशन थी, उसकी जो इच्छा थी वो कुछ और ही थी। मतलब वो ये नहीं चाहता था कि एम्पेरर उसकी पेंटिंग की तारीफ़ करे, बल्कि वो ये चाहता था कि जो एम्पेरर है वो पेंटिंग के अंदर विजिट कर पाए, मतलब कि उसको एक नए तरीके से पेंटिंग को वो देखे। A classical Chinese landscape is not mean the reproduce an actual view as would a western figurative painting। देखिए वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग के अंदर होता ये है कि जैसा हम पेंटिंग बना देते हैं वैसे पेंटिंग दिखती है हमें। मतलब कि हमने पेंटिंग में 4 लोग बना दिए, 4 लोग दिख रहे हैं कि ये 4 लोग हैं, कौन लड़की है, लड़का, जो भी XYZ, ठीक है, या मक्खी है जस्ट लाइक, ठीक। तो वो फिगरेटिव पेंटिंग होगी, जैसा दिखता है वैसा ही दिखना पड़ता है। बट जो चाइनीज़ लैंडस्केप होता है उसका मतलब बिल्कुल डिफरेंट होता है, इससे बिल्कुल हट के होती है। वहाँ पे पेंटर कभी नहीं चाहता कि उसको जैसे बनाया गया वैसे देखा जाए, बल्कि वो चाहते हैं एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से जो व्यूअर है उसकी पेंटिंग को देखे। कैसे? जैसा वो डाउजी चाहता था किससे? जुआंगजोंग से, कि वो एक नए तरीके से पेंटिंग में एंटर करे किसी अदर पार्ट से, ताकि वो इस चीज़ के अंदर ढंग से विजिट करके जान पाए क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। बट उसने क्या किया था? सिर्फ उसकी आउटर अपीयरेंस की तारीफ़ करी थी कि पहाड़ अच्छे लगे, सारी चीज़ बाहरी चीज़ों की उसने तारीफ़ करी थी, लेकिन उसका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और ही था। वो इंटरनली सोच रहा था। कौन? वुडाउजी। चलिए समझ आ रहा होगा आई थिंक आपको। वेयर एज द पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सो इट फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल, द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट।
देखिए जैसे क्या होता है फिगरेटिव पेंटिंग के अंदर जो यूरोपियन पेंटर होते हैं हमेशा चाहते हैं कि जैसा मैंने बनाया वैसे ही लोग उसे देखें। जैसे मैप देखते हैं, कोई मैप देखा हमने कि ये इंडिया है, ये वर्ल्ड है, ये कनाडा है, यूरोप, तो साउथ अमेरिका। तो इस तरीके से क्या होता है मैप में जो चीज़ जहाँ लोकेट है सभी लोग उसे वहीं देखते हैं। बट यहाँ पर यूँ कह लें कि जैसा हमारा एक पेंटर का पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसने उस मैप को बनाया होगा उसने देखा कि भाई इंडिया यहाँ पर प्लेस करना है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, साउथ अफ्रीका यहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका यहाँ पर है। तो वो एक रियल पॉइंट ऑफ व्यू पर्टिकुलर सभी व्यक्ति उसे उसी तरीके से देखेंगे जैसे उस पेंटर ने उसे बनाया। बट यहाँ पे जो चाइनीज़ पेंटर है वो इस तरीके से नहीं चाहता कि भाई सभी लोग एक ही तरीके से पेंटिंग को देखें, बल्कि वो कुछ और सोच रहा है कि वो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कुछ हट के होना चाहिए। हर एक व्यक्ति अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखे और पॉइंट ऑफ व्यू देखने के बाद वो क्या कर सके, उस पेंटिंग के अंदर वो विजिट भी कर सके, मतलब उसमें घूम भी सके। देखिए इस लैंडस्केप और नॉट अ रियल वन, उसकी क्योंकि वो जो लैंडस्केप होती है वो असली वास्तविक रियल लाइफ पर बेस होती ही नहीं। एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, और आप इसमें कभी कहीं से भी एंटर कर सकते हो। दैन ट्रैवल इन इट, और आप कहीं भी उसमें घूम सकते हो। किसमें? चाइनीज़ पेंटिंग के अंदर। द आर्टिस्ट क्रिएट अ पाथ फॉर योर आइज टू ट्रैवल अप एंड डाउन। जो कलाकार होता है वो एक इमेजिन पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करता है, एक अमेजिंग मतलब इमेजिनेबल पाथ क्रिएट करता है जिसके थ्रू आप उस पेंटिंग के अंदर एंटर कर सकते हो और वहाँ पे कहीं भी आगे पीछे जा सकते हो, वापस आ सकते हो इन अ लेजिस्योरली मूवमेंट, मतलब बहुत सरलता के साथ। लेजिस्योरली मूवमेंट का मतलब होता है बहुत आसानी के साथ आना जाना। दिस इज़ इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। अब हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल का मतलब क्या होता है? लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट। तो आपने देखा होगा कुछ जैसे मूवमेंट होती है लेफ़्ट टू राइट। सपोज दैट मैं एक ना चार्ट पेपर पेस्टल शीट लेके आया, सपोज दैट उसमें कुछ पेंटिंग सी बनी थी, तो मैं पेस्टल शीट को लेफ़्ट टू राइट धीरे धीरे खोलना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे धीरे धीरे एक एक पार्ट खुलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो वन बाय वन क्या हो रहा है, चीज़ें मुझे ओपन हो रही हैं। तो सेम यही ऐसा ही कुछ बताने की कोशिश की गई है कि जो चाइनीज़ पेंटिंग होती है वो वन बाय वन स्टेप टू स्टेप खुलती है, जहाँ पर हम एंटर करके चीज़ों को वन बाय वन देख सकते हैं। इन विच द एक्शन इज स्लोली ओपन वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग, जहाँ पर क्या होते हैं चीज़ें एक के बाद एक धीरे धीरे ओपन होती है। देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन टू अदर, तो एक के बाद हम दूसरे पर मूव करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करते हैं। एड अ डायमेंशन ऑफ टाइम विच इज़ द अननोन इफ़ एनी वन फ्रॉम द पेंटिंग, जहाँ पर क्या होता है कोई भी पर्सन यहाँ पे क्या है ना किसी भी नए तरीके से एंटर उसमें कर रहा है। इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि जो पेंटिंग देखने वाला जो व्यक्ति है उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए होता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द सेंस कि भाई वो पेंटिंग को एज इट इज़ ना देखे जैसे दिख रही है, बल्कि उसको देखने का उसका एक अपना हट के पॉइंट होना चाहिए जिसके हिसाब से वो पेंटिंग में एंटर कर पाए। Who decided at the pace he will travel through it पेंटिंग, क्योंकि वो चाहता है कि इस पेंटिंग के अंदर जो व्यूअर है वो क्या करे, ट्रैवल कर पाए। आ पार्टिसिपेशन विच इज़ द फिजिकल एज वेल एज मेंटल, कि वो पार्टिसिपेशन सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि वो मेंटली भी उसमें पार्टिसिपेट कर पाए। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट वांट टू यू बोरो हिज आइज़, कि जो चाइनीज़ पेंटर कभी नहीं चाहते कि आप उस चाइनीज़ पेंटर के हिसाब से देखो चीज़ों को, बल्कि वो ये चाहते हैं ही वांट्स यू एंटर हिज माइंड, वो चाहते हैं कि आप उसके माइंड में एंटर कर जाओ। माइंड इन द सेंस जो कि उसने इमेजिन करी है चीज़ों को एंट्री करने की, किसमें, पेंटिंग के अंदर। दैन लैंडस्केप इज़ अ इनर वन, और उनका जो लैंडस्केप होता है वो एक इनर वन होता है। लैंडस्केप के अंदर भी एक अपनी दुनिया होती है। कैसे दुनिया? अ स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस। उसके अंदर भी क्या होता है, क्या होता है हमारा आध्यात्मिक और कंसेप्चुअल क्या है, तथ्यात्मक है, तथ्यात्मक स्थान होता है उसमें। स्पिरिचुअल है तो एक अलौकिक कह सकते हैं, हमारी अलौकिक बातों की बात कर रहा है। आपने सुना होगा आत्मा परमात्मा जैसी चीज़ों के बारे में। तो इंटरनल चीज़ों की बात कर रहा है यहाँ पर कौन, हमारे चाइनीज़ पेंटर। द कंसेप्ट इज एक्सप्रेस एज संस्यू, इस कंसेप्ट को एक्सप्रेस किया जाता है एज ए संस्यू, संसुई। तो लिटरली माउंटेन वाटर, जिसका मतलब क्या होता है माउंटेन वाटर। माउंटेन का मतलब पहाड़ और वाटर का मतलब पानी। तो विच यूज टूगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप, जो कि दोनों एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं किसको, लैंडस्केप शब्द को। मोर देन टू एलिमेंट ऑफ एन इमेज, दिस रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स,
कि सिर्फ ये दो इमेज के एलिमेंट नहीं है, किसी भी फ़ोटो के या किसी भी तस्वीर के ये दो एलिमेंट नहीं है, बल्कि ये एक और चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। वो चीज़ है आपका क्या, दो पोल्स। जैसे हमारे अर्थ के दो पोल होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो सेम इसी तरीके से इमेजेस के अंदर ये दोनों एलिमेंट माउंटेन और वाटर बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होते हैं। रिफ्लेक्टिंग द डाउस्ट व्यूज़ ऑफ द यूनिवर्स, जो कि दिखाते हैं, क्या प्रकट करते हैं, डाउस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, ब्रह्मांड का कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू, डाउस्ट, जो दाउन देखना चाहता था वो डाउसी के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा लिखा हुआ है। अब आगे क्या बताते हैं, द माउंटेन इज यंग, माउंटेन क्या है, यंग, यंग रीचिंग वर्टिकली, यंग एक नाम दिया गया है माउंटेन को, जो कि रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड हेवन, जो कि ऊपर की तरफ बढ़ता है, स्वर्ग की तरफ। स्टेबल मतलब रुका हुआ है, वार्म मतलब गर्म है, एंड ड्राई इन द सन और धूप में सूख चुका है। अब पहाड़ की बात की जा रही है कि वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, स्वर्ग की तरफ, वो सीधा खड़ा है, स्टेबल रुका हुआ है एक ही जगह पर, वार्म हो चुका है, सूख रहा है धूप में। वाइल एंड वाटर, वाइल द वाटर इज इन, और अब यहाँ पे पानी को क्या कहा गया है, वो क्या है, इन है, जो कि हॉरिजॉन्टल है। अब ये क्या था, वर्टिकल, नीचे से ऊपर जा रहा था पहाड़। अब पानी क्या है, लेफ़्ट टू राइट होता है, मतलब एक सरफेस पर फैला होता है, इसे हॉरिजॉन्टल मोड कहते हैं। एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, और ज़मीन पर फैला हुआ है। फ्लूइड है, मतलब लिक्विड फॉर्म में है, मॉइस्ट एंड कूल है, मॉइस्चर वाला है और ठंडा है। तो दोनों के फीचर बताए गए, अब ध्यान से देख लेना। वो वर्टिकली अपोजिट हेवन की तरफ था, स्टेबल था, वार्म था, ड्राई था, ठीक है। जबकि ये क्या, हॉरिजॉन्टल है, अर्थ पर है, फ्लूइड लिक्विड फॉर्म में है, मॉइस्चर और ठंडा है, वाटर, ठीक है। द इंट्रैक्शन ऑफ इन द रेसेप्टिव फेमाइन एस्पेक्ट ऑफ द यूनिवर्स एनर्जी, तो इनको यहाँ पर किस में दिखाया गया, एज अ फेमाइन मतलब फीमेल एस्पेक्ट के अंदर यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। एंड इट्स काउंटर पार्ट यंग, और इसका जो काउंटर पार्ट है, मतलब कि जो मेल है इसका, वो कौन है, यंग। तो दोनों, इनको फीमेल की तरह, यंग को मेल की तरह दिखाया गया है। एक्टिव है मैस्कुलिन, मैस्कुलिन का मतलब क्या होता है, मेल वर्जन, ठीक है। इन ऑफ कोर्स ऑफ फंडामेंटल नोशन ऑफ दाउज़, और ये दोनों ही क्या है, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल एलिमेंट्स है, किसके, दाउज़्म के। मतलब कि जो हमने ऊपर देखा कि माउंटेन और ये वाटर जो लैंडस्केप के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। व्हाट इज़ द ऑफन ओवरलुक्ड इज़ एन इसेंशियल थर्ड एलिमेंट। अब इसके बाद भी अगर ओवरऑल को देखें हम, तो इसके अलावा भी कोई थर्ड एलिमेंट होता है। वो थर्ड एलिमेंट क्या है, द मिडल वर्ड। वो क्या है, द मिडल वर्ड, बीच का जो भी होता है। तो बीच का क्या है इसमें, वेयर देयर द इंट्रैक्शन टेक्स प्लेस। अब ये मिडल वर्ड वो जगह है जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं। ये दोनों कौन, वाटर एंड माउंटेन। दे कैन कंपेयर विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। हम इस चीज़ को कंपेयर करके देख सकते हैं हमारी योग की क्रिया प्राणायाम से। उसमें हम क्या करते हैं, ब्रीथ इन, रिटेन एंड ब्रेथ आउट, सांस को अंदर खींचना, सांस को रोकना और सांस को छोड़ना। अब इसमें तीन चीज़ें आ गई, देखो, सांस लेने और छोड़ने के बीच में एक बीच की चीज़ें रिटेन, मतलब यहाँ पे चीज़ों को रोका जाता है। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज़ वाइड वेयर मेडिटेशन ऑकर्स। तो इसमें जो ब्रेथ का रिटेंशन है वो वाइड है, मतलब मिडल वर्ड है, बीच का चीज़ है, जहाँ पे मेडिटेशन होता है, हमारा क्या ध्यान लगता है। द मिडल वर्ड इज़ इसेंशियल, नथिंग कैन हैपन विदाउट इट। कि जो मिडल वर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी अपने आप में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हैज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन द चाइनीज़ लैंडस्केप। और ये जो चीज़ें होती हैं, कौन सा, ये रिटेन को चाइनीज़ पेंटिंग में दिखाया जाता है, कहाँ पे, उन जगहों पे जहाँ पे अनपेंटेड स्पेस होता है, जहाँ पे खाली जगह होती है, किसमें, चाइनीज़ पेंटिंग के अंदर, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो वेयर मेन फील्ड फाइंड्स अ फंडामेंटल रूल्स। और ये मिडल वर्ड वहाँ भी होता है जहाँ पर जो मैन मतलब ह्यूमन बींग क्या करते हैं, अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मतलब इस धरती और आसमान के बीच में कौन मेन मैन होते हैं, जो लोग होते हैं, वो महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, स्वर्ग और धरती के बीच में जो अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ही बिकम्स द कंडक्ट ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। ये दोनों ही क्या करते हैं, अपनी बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, किसके लिए, कम्युनिकेट करने का, किसके बीच में, दोनों पोल्स के बीच में। दो पोल्स बता दिए ना, यहाँ पे समझ सकते हो आप, इसमें हेवन और अर्थ समझ लीजिए आप, कौन सा, स्वर्ग और धरती। हिज प्रेजेंस इज इसेंशियल इवन इफ इज द ओनली सजेस्टेड।
कि उसकी उपस्थिति, किसकी उपस्थिति, मैन की उपस्थिति बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, चाहे वो नाम के लिए ही क्यों ना हो। फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और द ऑप्रेस बाय लॉफ्टली पीक, ही इज़ द फ्रांसिस्को चैंग वंडरफुल एक्सप्रेशन द आइस ऑफ द लैंडस्केप। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे कई बार क्या होता है कि जो मैन है, मैन मतलब जो लोग हैं, उनको दबा दिया जाता है या ये लोग खो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, किसकी वजह से, ऊंची चोटियों की वजह से। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी कहावत है, किसकी, एक एक्सप्रेशन दिया उन्होंने, किसके बारे में, लैंडस्केप के बारे में। किसने कहा है, इसमें नाम व्यक्ति का रेखा, फ्रांसिस्को चैंग। तो फ्रांसिस्को चैंग एक व्यक्ति हैं जिन्होंने यहाँ पे एक बात कही है, किसके बारे में, लैंडस्केप के बारे में, द आई ऑफ द लैंडस्केप। इसको उन्होंने क्या बताया है, द आई ऑफ लैंडस्केप के बारे में। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। नीचे हमें एक और चीज़ यहाँ पे दी गई है, किसके बारे में, गेटिंग इनसाइड आउटसाइड आर्ट। चलिए देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूँ थोड़ा जल्दी से आपको। एक्चुअली इसमें देखिए होता ये है कि यहाँ पर जो स्टोरी दिखाई गई है वो एक अनट्रेंड पेंटिंग की, मतलब कि ऐसे कलाकारों के बारे में जो कि फॉर्मल ट्रेनिंग दे करके नहीं आते, तो स्टार्टिंग में वो कैसे थे और बाद में उनको कैसे रेपुटेशन मिली सोसाइटी के अंदर, उस चीज़ को लेकर के पैराग्राफ ये किसी न्यूज़पेपर की कटिंग है। तो देखते हैं, व्हेन फ्रेंच पेंटर जीन डुवफैट मोटेड द कंसेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट इन द 1940s। तो 1940 में कौन से, जीन डुवफैट एक क्या थे, फ्रेंच पेंटर थे, जो कि किस कंसेप्ट के बारे में सोच रहे थे, आर्ट ब्रूट। आर्ट ब्रूट एक टॉपिक है जिसके बारे में बात चल रही थी। द आर्ट ऑफ अनट्रेडेड विजनरी वाज द माइनॉरिटी इंटरेस्टेड। तो एक ऐसी कलाकारी के बारे में बात हो रही थी जो कि अनट्रेंड है, जिसने ट्रेनिंग ना ली हो, तो इस पर बहुत कम लोगों का इंटरेस्ट हुआ करता था शुरुआती समय में। फ्रॉम इट ऑलमोस्ट वेल्ड बिगिनिंग, ये शुरुआती समय में बहुत ज़्यादा वेल्ड मतलब छुपा हुआ था शुरुआती समय में, और इसे हम जानते थे किस फॉर्म में, आउटसाइडर आर्ट के बारे में। किसके बारे में, आउटसाइडर आर्ट के नाम से। नाउ हैज़ ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन द कंटेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनली। तो ये एकदम से क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ कर गया, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हो गया लोगों का आज के समय में, नेशनली और इंटरनेशनली दोनों लेवल पर। द जेनर इज डिस्क्राइब एज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट एज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग। तो जेनर मतलब ये जो ट्रेडिशन है, जो ये परंपरा वाली बात करें हम, तो इस जेनर में, इस ग्रुप में किन लोगों को काउंट किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, किनके बारे में, उन लोगों के बारे में जिनके पास कोई प्रॉपर राइट नहीं होता, या यूँ कह ले वो लोग अपनी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग लेकर के नहीं आते। येट सो टैलेंट एंड आर्टिस्ट इनसाइट, वो सिर्फ क्या करते हैं, अपनी इनसाइट जो आर्टिस्ट होती है, आर्टिस्टिंग होती है उनके अंदर, उस चीज़ को वो शो करते हैं, अपने टैलेंट को। देयर वर्क आर स्टिमुलेटिंग कंट्रैक्ट टू द लॉट ऑफ मिस्ट्रीम ऑफरिंग। तो उनका जो काम होता है वो बहुत ही ज़्यादा कंपेरेटिवली क्या होता है, मिसट्रेंड होता है, मतलब उसमें कोई ख़ास प्रकार की ट्रेनिंग नहीं होती। मतलब कि आप ऑल ओवर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आर्ट ब्रूट के अंदर उन लोगों के बारे में बात की जा रही है जो लोग ऑफिशियली या फॉर्मल ट्रेनिंग लेकर के कोई नहीं आते। मतलब उन्हें समझ लीजिए एक स्टूडेंट है, टीचर वो एक क्लास में जाना उसने स्टार्ट किया और स्टार्टिंग में जो पेंटिंग बना रहा है दैट्स कॉल्ड द आर्ट ब्रूट। वो शुरुआती उसकी कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है। Around that time, Dudufet was propounding his concept in India and untutored genius was creating paradise। तो जिस समय डुडूफोर्ट अपनी ये चीज़ें रिसर्च के बारे में, इससे बातचीत हो रही थी 1940 के टाइम में, तभी क्या था, इंडिया के अंदर क्या हुआ, एक अनट्यूटर्ड जीनियस, अनट्यूटर्ड मतलब अनट्रेंड व्यक्ति जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा जीनियस समझा जाता है, तो उसने क्या कर दिया, एक पैराडाइज क्रिएट कर रहा था, मतलब एक जन्नत बना रहा था वो। Years ago, the little patch of the jungle that began clearing to make himself a garden sculpted with the stone। तो वो उसने क्या किया, जंगल पैच ऑफ मतलब जंगल को साफ करना स्टार्ट किया, किसके लिए, ताकि वो एक गार्डन क्रिएट कर सके, किसके, स्कल्प्टेड मतलब वो स्कल्प्चर वर्ड सुना ना आपने, किस चीज़ को उकेरना या पत्थरों से हिसाब से बनाना, स्कल्प्टेड विद द स्टोन्स एंड रिसाइकल्ड मटेरियल इज़ नोन द वर्ल्ड टुडे एज द रॉक गार्डन एट चंडीगढ़। तो जो पुरानी चीज़ें थी, मतलब कि जो रिसाइकल मटेरियल था और साथ के साथ पत्थरों पर उसने क्या करी, कलाकारी करी, और ये जगह आज वर्ल्ड फेमसली जानी जाती है रॉक गार्डन के नाम से। आपने शायद कभी गए हो तो आपको याद होगा,
तो आप कभी वरना आप गूगल पे सर्च मार के देख सकते हो इसके बारे में। ये चंडीगढ़ के अंदर बहुत फेमस गार्डन है। इट्स 80 years old creator director निक चंद इज सो हेल्ड एज इंडिया बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर इन आउटसाइडर आर्ट। इस 80 साल के डायरेक्टर जिसका नाम कि निक चंद है, उस वही व्यक्ति था जिसने ये गार्डन बनवाया था। इन द नाउ हेल्ड एज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर इन आउटसाइडर आर्ट। तो इंडिया के अंदर ये बाहरी जो कलाकारी है, आउटसाइडर आर्टिस्टिंग है, इसके बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर हैं। द 15th इशू स्प्रिंग 2005 ऑफ रो विज़न। तो शायद ये रो विज़न कोई मैगज़ीन वगैरह होगी यूके की, तो उस पर जो 2005 का जो पब्लिशन हुआ था उसमें आई थिंक उसको छापा गया था और उस पब्लिकेशन के अंदर इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया था। अब आगे क्या लिखा है? फीचर निक चंद एंड हिज रॉक गार्डन स्कल्प्टेड वुमेन बाय द वाटरफॉल ऑन इट्स एनिवर्सरी इशू कवर। तो यहाँ पे उनके रॉक गार्डन का जो क्या था, स्कल्पचर था, जो मतलब चीज़ें बनाई गई थी। तो वुमेन बाय वाटरफॉल टॉपिक पर नाम से एक एनिवर्सरी कवर उन पर छाप दिया गया था, मतलब एक कवर बनाया गया था उसको लेकर के इस टॉपिक पे। द नोशन ऑफ आर्ट बुट एट रो आर्ट वाज द वर्क दैट वर इज इन देयर रो स्टेट आर द रिगार्ड कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस। तो ये दोनों ही कंसेप्ट किसके बारे में है? रो स्टेट में, मतलब कि अभी ये मेच्योर नहीं हुए हैं, अपने ये शुरुआती हालात में होते हैं। ठीक है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम अ टिन टू अ सिंक टू द ब्रोकन डाउन कार कुड मटेरियल फॉर वर्क ऑफ आर्ट। अब यहाँ पे देखो, अब रिसाइक्लेबल चीज़ों की बात की जा रही है। एक टिन क्या होता है? टिन का डब्बा से लेकर के एक टू अ सिंक क्या होते हैं? जहाँ पे बर्तन धोते हैं। तो ये जितनी ब्रोकन चीज़ होती है, यहाँ तक टूटी हुई कार की बात भी की गई है, उन सबको यूज़ करके हम क्या बन सकते? आर्टिस्टिंग कर सकते, आर्ट बना सकते हैं। समथिंग निक चंद हैड टेकन टू द डिजिंग हाइट्स। तो यही किया निक चंद ने, जिसके द्वारा डिजिंग हाइट्स ली गई। कहा इन सबको कहा लेकर डिजिंग हाइट्स पे। दैन रिकॉग्नाइज हिज आर्ट्स एज द एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ द डिफरेंस ऑफ द सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लाइव्स हिज ड्रीम। तो उनके इस कारनामे को, इस बात को ऐसे छापा गया एक दैट एज अ टेस्टिमनी, मतलब कि एक एक्सपीरियंस के फॉर्म में, कि अगर कोई व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति अपने सपनों को जिए तो वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है। द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को विल बी ऑनरिंग हिम बाय वे ऑफ यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क। तो जो यूनेस्को ने उसको सम्मान देने के लिए क्या किया? एक एक्सपोजिशन की बात की, एक यूरोप के अंदर यूरोपियन एक्सपोजिशन की बात करने एज अ उनको इनवाइट किया, एक तरीके से कह सकते हैं। द 5 month इंटरेक्टिव शो रियलिज्म ऑफ निक चंद बिगिनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम इन स्विट्ज़रलैंड। तो स्विट्ज़रलैंड के एक म्यूजियम के अंदर निक चंद को सम्मान देने के लिए, तो रियलिज्म ऑफ निक चंद के को लेकर के कोई प्रोग्राम या कोई चीज़ कंडक्ट की गई उनके लिए। इसी में कौन कौन था? स्विट्ज़रलैंड के अलावा बेल्जियम, फ्रांस और इटली था। तो ये जो रियलिज्म के ऊपर उनके ऊपर या शॉर्ट स्टोरी थी या जो भी सारी चीज़ें उनको सम्मान देने के लिए की गई थी, तो उनके बारे में क्या कहना था निक चंद का? द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज़ वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन। कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मेरे लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड है कि लोग उस गार्डन में आते हैं और वहाँ पर विज़िट करने के बाद वहाँ पे चीज़ों को एंजॉय कर पाते हैं। ये किसने कहा? निक चंद ने। और ये छापने वाले व्यक्ति का नाम है वृंदा सूरी। ये हिंदुस्तान टाइम 28 अगस्त 2005 का पब्लिकेशन का पार्ट है। तो आई होप आपको ये जो चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और साथ के साथ एग्ज़ाम टाइम में अपने फ्रेंड्स के बीच उसको वही शेयर भी कर दीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर बताऊँ मैं आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर MCQ क्वेश्चन के लिंक मिल जाएंगे। सो प्लीज़ आप MCQ क्वेश्चन देखना ना भूलें, क्योंकि आपके SA1 एग्जामिनेशन में MCQ क्वेश्चन ही पूछे जाने हैं। थैंक यू।